आदिवासी कांग्रेस के मनोज ठाकुर जी और आज कमलनाथ जी ने हम सब के बीच जिनको भेजा कि जाओ आदिवासियों के बीच मेरी अपनी बात कहो, अपना एजेंडा कहो, अपना वचन पत्र कहो। भाई आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी, श्रीमती चाची जी, मालती ठाकुर जी, वारेलाल दादा, दलपाल शाह जी, भट्टी दादा, तुमराम जी, हमारे जनपद सदस्य, हमारे सरपंच साहब शोभापुर, हमारे रिटाल खापा से पधारे ठाकुर दादा, तिवारी जी, चाचा आदरणीय, सभी सम्मानित साथी भाई फागूराम जी, हमारे साईं खेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित दिग्विजय सिंह जी, सभी हमारे भाई कैलाश खुराना, सभी सम्मानित साथी भगवान दास भी, हमारा राजेंद्र सिंह, सभी हमारे और एक कांगड़े के संजय ये खड़ा है और सभी सम्मानित साथी और मंचा सीट हमारे जो मुझे आज यहाँ सुनने आए हैं सभी मेरे साथीगण, ब्लॉक कांग्रेस, सेक्टर कांग्रेस, मंडलम कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय साथियों और मामा जी, ये चुनाव केवल इस बात के लिए नहीं लड़ा जा रहा है कि यहाँ से चुनाव जीतकर कौन जाएगा और प्रदेश में सरकार बनानी है, इसलिए विधानसभा में हमें वोट डालनी है। 17 तारीख को मतदान है, हमको वोट डालना है। सवाल इस बात का नहीं है कि 17 तारीख को मतदान है और हम अपने आदत अनुसार वोट डालेंगे। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संतोष दादा जी भी यहाँ बैठे हैं और हमारे बड़े चाचा तिवारी जी भी यहाँ बैठे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सवाल ये है कि ये चुनाव इसलिए अति आवश्यक हो गया है या चुनाव इसलिए इस प्रदेश की और देश की दशा और दशा में बदलने वाला है क्योंकि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीती तो याद रखना मेरे आदिवासी भाइयों, इस देश का संविधान बदल दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर अब करारी चोट होने जा रही है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये चुनाव है, चुनाव में मुद्दे बनते हैं। मैं ये बात इसलिए आपके बीच में कहने जा रहा हूं क्योंकि नई संसद का भवन बनकर तैयार हो गया है, राजदंड उसमें रखा गया है। प्रजातंत्र में राजदंड का कोई उपयोग होता नहीं है, लेकिन राजदंड उसमें स्थापित कर दिया गया है। देश का नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी अगर यहां से चुनाव जीत गई तो याद रखना मेरे साथियों, इस देश का संविधान भी बदलेगा, इस देश का विधान भी बदलेगा और इस देश का निशान भी बदल जाएगा। और अगर ऐसा संभव हुआ तो मैं बहुत ईमानदारी से और भरोसे से ये कह रहा हूं, बहुत कान खोलकर सुन लेना मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, मेरे अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों बहनों, गरीब पिछड़ा वर्ग के मेरे साथियों और संपन्न साथियों, अगर इस देश का संविधान बदल गया, विधान बदल गया और निशान बदल गया और भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आ गई तो हम लोगों की हालत वो जो सड़क पर बैठी गौ माता है ना, ऐसी हो जाएगी जिसका कोई धनी कोई थोड़ी नहीं होगा। जो भी आएगा वो लाठी मारकर हमको सड़क से उठा देगा। हमें सड़क पर बैठने का भी अधिकार इस देश में बचने वाला नहीं है। और आने वाली नस्लों के लिए, आपकी आने वाली नस्लें इस बात को कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने जरा से लोभ, जरा से लालच में एक ऐसे राजनीतिक दल के लिए वोट दे दिया जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास नहीं करता था। लोभ लालच में आकर हमने गलत जगह वोट। इनके एक संस्थापक नेता ने यह कहा था कि मैं ऐसी आजादी को लात मारता हूं जिसमें पिछड़ा और दलित आदिवासी को समानता का अधिकार मिलता हो, समानता के से बैठने का अधिकार मिले। मैं ऐसी आजादी से गुलाम रहना पसंद करता हूं। ये ऐसी विचारधारा की पार्टी है, ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। सवाल इस बात का नहीं है कि पुष्पराज पटेल यहां से चुनाव जीतकर विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा। सवाल इस बात का भी नहीं है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सर कांग्रेस चुनाव जीतेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सवाल इस बात का भी नहीं है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सवाल इस बात का भी नहीं है कि कांग्रेस का इस चुनाव के बाद होगा क्या। लेकिन सवाल इस बात का है
कि इस चुनाव के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों की आने वाली नस्लों का क्या होगा। ये वो चुनाव है। हमें अपने आने वाली नस्लों को बचाए रखने के लिए उनको उनका अधिकार मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको रहने को मकान मिले, उनको समानता का अधिकार मिले, इसके लिए हमें कांग्रेस को वोट देना जरूरी है। यह आपकी वोट आने वाले समय में इस प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाली है। मैं तो ये कहता हूं कि अब की चोट करारी है और अब आदिवासी की अब की चोट करारी है, अब आदिवासी की बारी है। आदरणीय साथियों, कमलनाथ जी ऐसे जिले से सांसद बनते रहे जहां पर अगर आज कमलनाथ जी नहीं होते तो छिंदवाड़ा में हो सकता है कि आदिवासियों के 10-50 कोई गांव रहे होते, अंत आदिवासी उस छिंदवाड़ा से पलायन कर चुका होता। लेकिन 79-80 में एक ऐसा नेता छिंदवाड़ा की धरती पर उसने पैर जमाया और छिंदवाड़ा के आदिवासियों ने भी उस पर इतना भरोसा जताया कि पिछले 40 सालों में छिंदवाड़ा का वो विकास हुआ कि हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी नहीं हुआ। आज वो नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हमारे जिले की सीमा वहां से लगी हुई है। हम सबको बड़े विश्वास से उन्होंने आपके बीच में भेजा है। अगर हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिला तो ये समझ लेना कि आप सीधे कमलनाथ जी से जुड़ने जा रहे हैं। सुहागपुर विधानसभा, पिपरिया विधानसभा सीधी कमलनाथ जी से जुड़ने जा रही है। और जो विकास छिंदवाड़ा का होगा, मैं ईमानदारी से ये कहता हूं कि हम कमलनाथ जी के पांव पकड़ लेंगे कि जो विकास आप अपने जिले में करा रहे हो, हम भी आपके प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए, हमें भी उसका अंशदान दिया जाए। और मामा जी, मैं आपके सामने ये आपसे भी कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ योजनाएं जो पिछले 20 सालों में चल रही है उनकी समीक्षा होनी चाहिए। आज आदिवासी क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में ये प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की जांच होनी चाहिए। आखिर इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का पैसा गया तो आखिर गया कहां। ये कहते थे 22 में हर आदिवासी, हर आदमी के सर पे छत होगा। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ कितने आदिवासी भाई बहन बैठे हैं जिनके ऊपर छत है, आज भी खपड़ों में रह रहे हैं और सरारू और न जाने वो कौन सी झाड़ियां हैं जिनको वो एक सा करके उसके ऊपर भूसा डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं और ईंटें रख के 4-4 महीना बारिश का बिता देते हैं। आज भी इस क्षेत्र का किसान, इस विधानसभा का किसान आदिवासी ऐसे जीवन जी रहा है। मैं गया था पांडुखेड़ी, पांडरी, महोला, आपके क्षेत्र में घोगरी, आपका क्षेत्र जाकर देखिए कि आज भी आदिवासी के पास रहने के लिए मकान नहीं है। सड़कें तो मनोज भाई बहुत दूर की बात है, अरे पहले मकान तो दे दो, मकान। माननीय विधायक जी हर मंच से चिल्लाते हो कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये किया, वो किया। मैं तो कहता हूं जरा आदिवासी गांव में एक दौरा करके तो देख लो कि तुमने 15 वर्षों में क्या किया। विस्थापित गांव की बात करें, जयसिंह नर्रे जी यहां पर बैठे हैं। कहां दादा, कितने जयसिंह दादा ये बैठे हैं। भाई बारसकर कहां है, शिवलाल किधर हो, वो बैठे हो। 2018 में मामा जी इन्होंने वोट नहीं डाली। इतने बजे का वक्त था, मैं आप लोगों के बीच गया था, 100-200 लोग बैठे थे, इनके घर बैठे थे बूथ के बाहर। हमने कहा भाई क्यों वोट नहीं डाल रहे। सतपाल पलिया जी चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमारे पास पट्टे नहीं है जमीनों के, इसलिए हम वोट नहीं डाल रहे। जब तक समय निकल चुका था, मैंने आपसे वादा किया था, जयसिंह दादा बताओ कि अगर सरकार कांग्रेस की बनी तो मैं 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको पट्टे दिला के रहूंगा। मैं वादा करके जा रहा हूं। सरकार आदरणीय मामा जी कांग्रेस की बनी
और कलेक्टर सक्सेना जी जब आए, हमने जयसिंह दादा को और वो शिवलाल बैठा है, इनके साथियों को बुलाया। संतोष दादा नगर पालिका अध्यक्ष थे, नगर पालिका में हमने बुलाकर इनका पूरा रिकॉर्ड दिखवाया, पूरा रिकॉर्ड सिस्टमेटिक जमवाया। और एक दिन जयसिंह नर्रे जी का फोन आता है, अरे यार के तू वजह वो पट्टी देने वाले आए हैं। दादा तुम्हारा फोन आया था नहीं? तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने कहा था हम 2 महीने के अंदर पट्टे दिलाएंगे, हमने 1 महीने के लगभग अंदर पट्टे दिला दिए थे। आज विस्थापित गांव के लोगों के पास जो पट्टे हैं वो कांग्रेस ने दिलाए, जबकि विस्थापित गांव कम से कम 10 साल पहले यहाँ आए विधायक जी। और जो सड़कें, जो अस्पताल, जो बिजली खंभे वहां पर लगे हैं, ये आपने अपनी तरफ से नहीं लगवाए। ये तो शासन के नियम से जब विस्थापित गांव होता है, तो कोई भी गांव जब विस्थापित होता है तो वहां पहले सड़कें बनाई जाती हैं, नाली बनाई जाती है, बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, स्कूल बनाया जाता है, अस्पताल बनाया जाता है, और उस गांव को पास के हाट बाजार से सीधा जोड़ने के लिए सड़क बनाई जाती है। ये तो विस्थापन के साथ जुड़ा हुआ है। माननीय विधायक जी, आज इस मंच से पूछना चाहता हूं कि आपने अलग से क्या किया? केवल आदिवासी बच्चों के जन्मदिन में जाने से और 100-200-300 रुपया का कपड़ा ले जाने से उनका जीवन यापन नहीं होगा। किसी गेट का नाम किसी बड़े महापुरुष के नाम से रख देने से आदिवासी समाज का पेट पालन नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आदिवासियों की नावें तोड़ी जा रही थी, जब आदिवासियों के जाल काटे जा रहे थे, तब माननीय विधायक जी आप चुप क्यों रहे? जब आदिवासियों को गिरफ्तार कर उन पर केस बनाए जा रहे थे, माननीय विधायक जी आप चुप क्यों रहे? जब आदिवासियों को यूरिया की बोरियों के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, माननीय विधायक जी आप चुप क्यों रहते हैं? जब डीएपी की बोरी के लिए आदिवासी सेमरी हरचंद में दिन रात खड़ा रहता है, माननीय विधायक जी आप चुप क्यों रहते हैं? गेहूं खरीदी केंद्र हमने बनवाए थे मामा जी यहाँ पर, कि हमारे आदिवासी भाई, साधनहीन संपन्नहीन किसान भाई, कामती के आसपास एक गेहूं खरीदी केंद्र बनाया जाए। कांग्रेस की सरकार ने बोलो बनाया था कि नहीं बनाया? बोलो जयसिंह दादा बनाया था कि नहीं गेहूं खरीदी केंद्र आपके जहां? आज गेहूं खरीदी केंद्र कहां है? लांगा बम हो रही। आपके पास साधन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, ट्राली नहीं है, अपनी गेहूं की उपज कैसे ले जाओगे? कोई भी योजना जब बनती है तो उसकी नियत, उसकी नीति ये होती है कि हम अपने गरीब आदिवासियों को और भाई उनकी सुविधा दें। कांग्रेस की भी यही सोच थी कि आपको हम आपके घर जाकर गेहूं खरीदी केंद्र बनाएं, और जो कीमत मंडी में या अन्य किसानों को उनके यहाँ मिलती है, वही कीमत आप गरीब लोगों को भी आपकी फसल अनाज का वही मिले, इसके लिए योजना बनाई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने उद्योगपति साथियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको आर्थिक लाभ देने के लिए सारे के सारे गेहूं खरीदी केंद्र उनके वेयर हाउसों में लाकर रख दिए। आज मूंग की बात करें, सारे के सारे मूंग खरीदी केंद्र किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वेयर हाउस के पास है। कोई किसान ये बता दे कि बगैर पैसे के उन्होंने मूंग बेची हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, अगर आपका आशीर्वाद मिला और आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा अगर आप सदन में पहुंचता है, तो जो लड़ाई में कल तक सड़क पर लड़ रहा था, वो लड़ाई मैं आगे सदन में भी लड़ूंगा, और आपके हर एक वोट की कीमत अपने खून पसीने से चुकाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। मेरा चाल, मेरा चरित्र, मेरा चेहरा आपसे छुपा नहीं है। मैं पिछले 20-25 साल से आपके बीच में आ रहा हूं। ये कामती के पास, सड़क के पास एक कुइया थी छोटी सी, जिसमें पानी ऊपर रहता था। मैं साइकिल से, हम लोग आते थे पिकनिक मनाने, 14-15 साल की उम्र से कामती आ रहा हूं। मेरा कामती से बहुत पहले से रिश्ता रहा है। बहुत से मेरे साथी यहाँ से मेरे साथ पड़े हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं और मेरे साथी निरंतर आप लोगों के बीच आते रहेंगे, आपकी हर समस्या के लिए लड़ते रहेंगे। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं राजा साहब के बारे में।
कि आपके विधायक ने हमारे राजा साहब के साथ क्या किया। राजा साहब ने 8 एकड़ जमीन स्कूल के नाम पर दी, और जब आज कोई स्कूल के नाम पर जब जमीन दान देता है तो होता यह है कि हम अपने बुजुर्गों के नाम पर वह स्कूल का नामकरण संस्कार कराना चाहिए, होता भी है और कराना भी चाहते हैं, इसी के लिए तो दान देते हैं। तो हमारे पूरे क्षेत्र की मांग थी, राजा साहब के पास गए कि हजूर जी 8 एकड़ जमीन जो शोभापुर के नजदीक की लगी है, करोड़ों रुपए की जमीन, हम चाहते हैं कि ये राजा साहब, राजा उमराव शाह जी जूदेव के नाम से ये हम स्कूल यहाँ बनवाना चाहते हैं और ये जमीन आप दान दे दो। राजा साहब ने जमीन दान दी, लेकिन माननीय विधायक सोहागपुर ने आज तक जमीन तो ले ली, स्कूल भी बनवा दिया, लेकिन आज भी उस स्कूल का नाम स्वर्गीय महाराज साहब उमराव शाह जी जूदेव के नाम पर नहीं रखा। ये हमारे विधायक जी की एक बेईमानी है, एक गद्दारी में कहूं तो ये हमारे राजा साहब के साथ है। 80 एकड़ जमीन एक मंदिर में राजा साहब ने दान में दी, और जब राजा साहब ने मंदिर की व्यवस्था देखी तो उन्होंने जब पुजारी से कहा कि ये गलत कर रहे हो, हम ये जमीन का हिसाब किताब चाहिए, तो माननीय विधायक जी ने राजा साहब और शोभापुर बस्ती की बात तो नहीं सुनी, उस पुजारी की बातों में लगकर उस पुजारी को संरक्षण देने का काम किया, और आज भी वहां पूरा संरक्षण माननीय विधायक का उस पुजारी के साथ है। ऐसे हमारे माननीय विधायक जी की करनी और कथनी रही है। ये ऊपर से कुछ और है, ये अंदर से कुछ और है। इन्हें आदिवासी क्षेत्र की ना तो कभी चिंता रही और ना कभी आने वाले समय में चिंता रहेगी। मेरा आपसे अनुरोध है, 17 तारीख को है मतदान और पंजे की बटन पर लगे निशान। आज मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो आपके हर एक वोट की कीमत में खून पसीने से चुकाने का प्रयास करूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय सेवा, जय जवाहर। बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ।